हेलो टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ये सेकंड चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम एक बार रिकैप करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो कंप्लीट की थी चीज़ें वो थी इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में आपके कितने टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की थी। देन सेकंड नंबर पे हमने किया था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का कब सेटअप हुआ था, उसका क्या रोल रहा पूरे इकोनॉमी डेवलपमेंट में, तो वो सारी चीजें हमने डिटेल में देखी थी। देन थर्ड हमने किया था गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, कि जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे उनके क्या गोल्स थे एंड कहाँ तक वो गोल्स कंप्लीट कर पाए। एंड फोर्थ नंबर पे हमने किया था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी लैंड रिफॉर्म एंड लैंड सीलिंग वाली पॉलिसीज थी हमने वो क्लियर की थी। देन हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के एस्पेक्ट, इम्पैक्ट और स्कीम्स को डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये वाली वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप आई बटन पे क्लिक करके एक बार इस वीडियो को देखिए, देन उसके बाद अपनी ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्री कंडीशंस को लेके बात करेंगे, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। एंड देन इसके आगे हम आईपीआर 1956 और इसके फीचर्स को लेके बात करेंगे। देन लाइसेंस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उसके आगे हम करेंगे एसएसआई के फीचर्स एंड स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्रमोट एसएसआई। तो ये टॉपिक्स आपके डिटेल में रहने वाले हैं इंडस्ट्री कंडीशन के अंदर। देन सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे ट्रेड पॉलिसी एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड देन ट्रेड पॉलिसीज कौन कौन सी गवर्नमेंट लेके आई। उसके बाद हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि इन पॉलिसीज का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा। एंड देन फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। तो सेक्टरल कंट्रीब्यूशन क्या रहा जीडीपी का। एंड उसके बाद हम देखेंगे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, कौन आर्किटेक्ट था इंडियन प्लानिंग का। एंड फिफ्थ नंबर पे हम इस पूरे चैप्टर की कंक्लूजन निकालेंगे कि इन दी एंड 1950 से लेके 1990 तक किस तरह के चेंजेस आए पूरी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्री एंड ट्रेड की। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि जो इंडस्ट्री की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा नैरो थी। एंड इंडस्ट्री के नाम पे हमारे पास सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट से रिलेटेड ही इंडस्ट्री सेक्टर था। एंड सेकेंड थिंग ये कि उसके बाद जो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड हमारे पास जो थोड़ी सी जो फर्म्स जो मैनेज हुई थी वो आयरन एंड स्टील फर्म्स थी, जिसमें से एक जो थी वो जमशेदपुर में थी और दूसरी आपकी कोलकाता के अंदर थी। देन अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट थी जीडीपी के लिए। तो इंडस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पहली बात तो ये कि एम्प्लॉयमेंट जो होता है इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर। जस्ट बिकॉज जो एग्रीकल्चर होता है वो कहीं ना कहीं मॉनसून के ऊपर, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो इंडस्ट्रियल होता है आपका पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट, वो क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर गुड्स का प्रोडक्शन करवाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमेशा रहता है। जस्ट बिकॉज मार्केट में जो होती है वो गुड्स की डिमांड हमेशा रहती है, उसके कंज्यूमर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए इंडस्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, देन इसके बाद अगर हम बात करें कि जब 5 ईयर प्लान बन रहे थे तो उस टाइम किस टाइप की जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस कर रहे थे, तो जो पॉलिसी मेकर थे उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्री डेवलपमेंट में क्या रोल होगा। एंड उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पे उनके पास इतना कैपिटल अवेलेबल नहीं था कि वो इन्वेस्ट कर पाए। जस्ट बिकॉज लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, जो भी नया बिजनेस कोई स्टार्ट ही नहीं कर सकता था, कोई नई फर्म, कोई नई कंपनी कुछ भी स्टार्ट करने के लिए क्या कैपिटल का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो थी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल आता है बाद में कि पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा कि जीडीपी के अंदर ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, हमारी कंट्री की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो उतना प्रॉपरली नहीं हो पाएगी।
जस्ट बिकॉज इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके पास बिल्कुल भी अमाउंट नहीं था, कैपिटल अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने का काम करेगा वो पब्लिक सेक्टर करेगा। एंड देन इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि पूरा कंट्रोल किया उन इंडस्ट्रीज पे जो इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वाइटल फॉर द इकोनॉमी। देन एंड आगे हम बात करते हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है उनकी जो पॉलिसीज होंगी वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, बट उसमें जो मेन रोल रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा किसका रहेगा, पब्लिक सेक्टर का रहेगा। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर आपका वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंट्रोल एंड मैनेज होती है गवर्नमेंट के थ्रू, और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एक ये वैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स अपनी कंपनी को खुद से कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। ओके, देन देन उस टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर ने काम किया उसमें फर्स्ट उन्होंने किया कि क्रिएशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। उन्होंने एक इंडस्ट्रियल बेस जो स्ट्रॉन्ग रहे ऐसा क्रिएट किया। एंड सेकंड था उनका लॉन्ग रन जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार किए जो लॉन्ग रन के लिए अच्छे थे। एंड थर्ड वन आपका इम्प्रूविंग सोशल वेलफेयर, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा वर्क था उस टाइम पे, ज्यादा एक्टिव था इंडस्ट्रियल बेस के लिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया, उसको इम्प्रूव किया। एंड फोर्थ वन था उनका रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। उन्होंने जितनी भी लोगों के बीच में ये इनकम इनइक्वालिटी थी, सबकी इनकम जो किसी की बहुत ज्यादा किसी की बहुत कम, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश की। एंड फिफ्थ वन उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। देन आगे हम देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रेजुलेशन 1956, जो आपका आईपीआर 1956 है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्योंकि ये उस टाइम पर आया जिस टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ देने की कोशिश की जा रही थी। तो फर्स्ट वन था इसका इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड एंड वर्किंग कंडीशन। तो आईपीआर का आपका ऑब्जेक्टिव था कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज्यादा से ज्यादा वो इम्प्रूव कर पाए, एंड जो वर्किंग कंडीशन है वो उनको अच्छी दे पाए, क्योंकि अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होंगी तो उनको हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। देन सेकंड वन था आपका डेवलपमेंट ऑफ मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने जितनी भी मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज थी उनके डेवलपमेंट पे स्टार्टिंग की, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। एंड थर्ड वन आपका इंक्रीज इन रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंक्रीज करने का रेट था, उस जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का रेट था उसको इंक्रीज किया। एंड देन फोर्थ वन था रिडक्शन ऑफ इनकम एंड हेल्थ इनइक्वालिटी। एंड सेम थिंग है कि पहले भी जो गवर्नमेंट सेक्टर वर्क कर रहा था वही है कि इक्वालिटीज जो थी लोगों की इनकम को लेके, वेल्थ को लेके, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की। एंड देन फिफ्थ वन था प्रमोट रीजनल इक्वालिटी एंड सोशल वेलफेयर, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी थी, बहुत सारे रीजन ऐसे थे इंडिया के अंदर जहां पर इक्वालिटी नहीं थी, तो वहां पर सोशल वेलफेयर और इक्वालिटी को लेकर काम किया आईपीआर 1956 ने। देन आपका है फीचर्स क्या क्या थे आईपीआर 1956 के। तो फर्स्ट आपका था कि आईपीआर 1956 ने क्या किया, जो इंडस्ट्रीज है उनको क्लासिफाइड कर दिया थ्री कैटेगरीज के अंदर। वो थ्री कैटेगरीज थी वो इस तरह से थी। द फर्स्ट वन थी, द फर्स्ट कैटेगरी कंप्रोमाइज द इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कि एक ऐसी कैटेगरी थी जिसके अंदर जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज होंगी वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑन की जाएंगी, मतलब गवर्नमेंट ऑन करेगी उनको और वही मैनेज करेगी। एंड देन सेकंड वन थी, द सेकंड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ द इंडस्ट्री इन द विच प्राइवेट सेक्टर कुड बी सप्लीमेंट द एफर्ट of the state government, with the government taking the sole responsibility for the starting new units। मतलब यह है कि सेकंड कैटेगरी में वो सारी न्यू यूनिट्स जो भी इंडस्ट्री के अंदर आएंगी वो किसके साथ रहेंगी, उनका जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो गवर्नमेंट की रहेगी, बट वो प्राइवेट सेक्टर के साथ भी वर्क करेंगी। देन थर्ड वन था कि द थर्ड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर, जिस पे कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का होगा, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही ऑन करेगी और वही मैनेज करेगी उनको। तो ये थी क्या, क्लासिफाइड किया था इंडस्ट्रीज को इन थ्री कैटेगरीज के अंदर। तो ये तीन कैटेगरीज थी आपकी आईपीआर 1956। देन हम आगे बात करते हैं कि आगे जब आईपीआर आ चुका उसके बाद क्या हुआ कि चलो ठीक है, आपका प्राइवेट सेक्टर हो गया, आपका पब्लिक सेक्टर हो गया, एंड इंडस्ट्रीज की स्टार्टिंग हो। और इसके बाद जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एक सिस्टम आया, लाइसेंस सिस्टम।
ये लाइसेंस सिस्टम तब आया जब क्या आईपीआर के थ्रू कैटेगराइज कर दिया गया था किसको, इंडस्ट्रीज को, कि कौन सी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंदर रहेंगी, कौन से में दोनों रहेंगी एंड कौन से में थर्ड वन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज रहेंगी। तो अब बात आती है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं उस पर किस तरह से कंट्रोल कर पाए, कौन, गवर्नमेंट। तो इसलिए लाइसेंस सिस्टम आया एंड लाइसेंस सिस्टम का मेनली रीजन ये था कि कोई भी नई इंडस्ट्री तब तक नहीं आएगी प्रोडक्शन करने जब तक उनके पास गवर्नमेंट के थ्रू लाइसेंस नहीं मिल जाएगा। एंड देन एक और चीज थी कि इस लाइसेंस को इजिली किस तरह से इशू करवा सकते थे। तो उनका ये था कि अगर आप इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड एरिया है वहां पर जाकर के इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो, कोई भी यूनिट स्टार्ट करते हो, तो आपको जो लाइसेंस है वो इजिली मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ आपको कुछ गवर्नमेंट जो है वो कुछ कंसेशन देगी, जैसे कि टैक्स बेनिफिट्स आपके जो रहेंगे वो मिल जाएंगे आपको, इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको लोअर टैरिफ पर मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट आगे ये था कि इसका ये रीजन था, बेसिकली लाइसेंस सिस्टम का रीजन ये था कि आप बैकवर्ड एरियाज में इसलिए ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स स्टार्ट करें ताकि वहां पर जो रीजनल इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो उसको क्या हम कहीं ना कहीं कम कर पाए, रिड्यूस कर पाए। तो ये मेन रीजन था। एंड देन वहां पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो पाए, इन लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। एंड देन आगे था कि आपको सिर्फ लाइसेंस इसलिए नहीं कि आप कोई भी नई इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, बल्कि लाइसेंस आपको इस चीज के लिए भी जरूरी होगा कि अगर आपको एक्सपेंड करना है अपना आउटपुट, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस आउटपुट को अगर एक्सपेंड करना है एंड आपको कोई भी प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन लेकर आना है, तो उसके लिए भी क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। एंड वो लाइसेंस आपको तभी मिल सकता है जब गवर्नमेंट कन्विंस हो जाए इस चीज के लिए कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जिस क्वांटिटी में आप करना चाह रहे हो वो इकोनॉमी के लिए रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये ओवरऑल था आपका लाइसेंस सिस्टम। देन इसके आगे हम बात करते हैं, इसके बाद आया आपका एसएसआई। एसएसआई इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है ये आया आपका कॉन्सेप्ट जो था 1955 में। तब क्या था, व्हेन द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी ऑल्सो कॉल्ड द कार्वे कमेटी। तो जो आपकी विलेज थे और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको कार्वे कमेटी बोला जाता था। और इसका जो पर्पस था, द पर्पस ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वॉज टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। ये स्पेशली रूरल डेवलपमेंट के अंदर था, ठीक है। एंड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ ऑन द एसेट ऑफ द यूनिट। तो उसके बाद आपका आया एसएसआई। एसएसआई से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसे कह सकते हैं हिंदी में लघु उद्योग। तो जो कॉन्सेप्ट था एसएसआई का वो 1955 में आया। एंड व्हेन द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी आल्सो कॉल्ड द कार्वे कमेटी। तो इसको क्या बोलते थे, कार्वे कमेटी बोलते थे। एंड इसका जो पर्पस था बेसिकली वो था कि रूरल डेवलपमेंट को, जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं इंडिया के अंदर, वहां पर इंडस्ट्री को प्रमोट करना। देन उसके बाद अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ अ यूनिट, कि आपका मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना अलाउड होगा किसी भी यूनिट को, इस चीज को डिफाइन करती है क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर हम बात करें 1950 की, तो उस टाइम पे जो स्केल था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का वो था आपका 5 लाख रुपीज। बट एट प्रेजेंट इसका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ रुपीज हो गया है। तो ये टाइम के साथ धीरे धीरे चीजें चेंज होती रहती हैं। देन आगे हम बात करते हैं कि आपके फीचर्स क्या थे एसएसआई के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्या फीचर थे। तो आपके जो फीचर्स थे एसएसआई के फीचर्स, तो उसमें पहला फीचर्स था उनका कि ये लेबर इंटेंसिव होते हैं। तो लेबर इंटेंसिव होने की वजह से क्या होते हैं कि इनमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो ज्यादा होती है। एंड सेकंड थिंग, इनकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो काफी कम होती है, तो इसलिए एसएसआई के अंदर आते हैं। देन उसके बाद आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि इनकी जो लोकेशन वाइज बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं कि आप अलग अलग लोकेशन पे बहुत जल्दी इनको
क्या इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो इसलिए ये एनवायरमेंट इनका बार बार चेंज किया जा सकता है। देन उसके बाद है आपका लोकलाइज्ड ऑपरेशन। लोकलाइज्ड ऑपरेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट देयर ऑपरेशन टू द लोकल एरियाज इन ऑर्डर टू मीट द लोकल एंड रीजनल डिमांड्स ऑफ द पीपल। तो वहां का जो एरिया होगा, वहां के जो लोग होंगे और उस रीजन की डिमांड होगी, वो उसको फुलफिल करते हैं एंड दे कांट एनालाइज देयर बिजनेस एक्टिविटी ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इनके पास जो रिसोर्सेज भी होते हैं वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, तो इसलिए ये अपनी जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको ज्यादा एनालाइज नहीं कर सकते। देन इसके बाद आगे हम बात करते हैं वन मैन शो। वन मैन शो का मतलब यह है कि जो ये स्मॉल यूनिट्स होती हैं, ये पर्टिकुलर या तो किसी ग्रुप ने, छोटे से ग्रुप ने स्टार्ट की हो सकती है, या फिर कोई पर्टिकुलर एक पर्सन स्टार्ट कर रहा है। तो इट मोस्टली सेटअप बाय द इंडिविजुअल्स। इवन some small units are run by partnership firm or company. The activities are mainly carried out by one of the partners of director. तो बेसिकली क्या है कि इंडिविजुअल्स के थ्रू स्टार्ट की जा सकती है, क्योंकि छोटे छोटे मतलब लघु उद्योग के अंदर आती है। देन लास्ट में आपका यूज ऑफ इंडिजीनियस रॉ मटेरियल। मतलब यह है कि जो जो कंट्री के अंदर अवेलेबल होते हैं, जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स है, उनको यूज करते हैं और उनको ही उन इंटरमीडिएट्स एंड कैपिटल गुड्स को ये प्रमोट करते हैं जो इंडिया के अंदर ही अवेलेबल, मतलब स्वदेशी चीजों का यूज करते हैं ये लोग। और साथ ही साथ क्या है कि इनका दे कंट्रीब्यूट फास्टर बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। ये फास्टर क्यों करते हैं? क्योंकि जहां के लोगों के लिए बना रहे हैं वहीं की चीजें ही यूज कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वहां पर ही जितनी भी आपकी कैपिटल गुड्स है उनका यूज हो रहा है, चाहे वो अच्छे लेवल की है चाहे वो थोड़ा कम लेवल की है, लेकिन वहीं की चीजों को यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी अच्छी होती है और एक फास्टर बैलेंस लेकर आती है ये। देन स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट एसएसआई। एसएसआई को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए? तो पहला स्टेप ये था कि जो लार्ज फर्म्स हैं उनसे कैसे भी करके एसएसआई को दूर रखा जाए। एक शील्ड प्रोवाइड कराई गवर्नमेंट ने, और साथ में ये शील्ड किस तरह से प्रोवाइड कराई? तो ये था कि प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ द प्रोडक्ट वाज रिजर्व फॉर द एसएसआई, कि जो भी प्रोडक्शन का नंबर होगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या प्रोडक्शन करने का, वो लोग क्या करेंगे कि रिजर्व कर दिया था कि इतने ही नंबर्स, इतने ही टोटल प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन करना है, उनका प्रोड्यूस करने हैं। एंड देन सेकंड था द क्राइटेरिया ऑफ द रिजर्वेशन इन द एबिलिटी ऑफ दीज यूनिट टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, कि ये डिपेंड किसके ऊपर करता था कि कैसे रिजर्व करेंगे, कि कितनी यूनिट्स करनी है। तो उसका ये था कि पर्टिकुलर जो यूनिट था एसएसआई का, उनकी जो एबिलिटी है मैन्युफैक्चर करने की किसी भी गुड्स को, उसके बेसिस पे ये रिजर्वेशन होता था। देन सेकंड नंबर, दे आर ऑल्सो गिवन concessions such as lower excise duty and bank loans at lower interest rate। तो क्या था कि एक्साइज ड्यूटी जो थी वो भी इनको कम देनी पड़ती थी, इस चीज में कंसेशन दे दिया था गवर्नमेंट ने। एंड सेकंड थिंग, इनको जो बैंक से लोन्स वगैरह थे वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाते थे। एंड थर्ड वन जो उन्होंने स्टेप लिया था कि इट एम्स एट प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द करंट स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इन द रेगुलर एरिया इन दी रूरल एरियाज। मतलब यह है कि उन लोगों को क्या, कि जो करंट में जितने भी एसएसआई वगैरह थे रूरल एरियाज में, उनको मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट भी गवर्नमेंट के थ्रू किया गया। तो ये तीन मेन स्टेप्स थे जो एसएसआई को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने उठाए थे। देन आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इट्स अ प्रोसेस, एंड ये प्रोसेस इस चीज का है कि जितने भी हम इंपोर्ट्स करते थे फॉरेन कंट्रीज से, उसको रिप्लेस करना था किससे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला गया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देन सेकंड नंबर की बात करते हैं कि जो इनिशियल फेज था वो था कि द ट्रेड पॉलिसी फॉलोड वाज टू द प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, कि उनको इनिशियल फेज में जितनी भी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको फॉरेन जो इंडस्ट्रीज थी उनसे क्या करना था, हमें बचाना था, प्रोटेक्ट करना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ जो थी हाई इंपोर्ट ड्यूटीज थी उनको लगाया। एंड सेकेंड थिंग उसमें क्या था कि आपका
टैरिफ था, एंड सेकंड आपका था प्लेसिंग क्वांटिटी कोटास ऑन इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स करने वाली जितनी भी गुड्स थी उन पर क्या किया, हाई ड्यूटीज लगाई, एंड सेकंड थिंग उन्होंने आपका कोटास लगाया। तो इन ये दो चीजें, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इम्पोर्ट इन द इनिशियल फेज द ट्रेड पॉलिसी फॉलोड वाज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन बाय द चार्जिंग हाई इंपोर्ट ड्यूटीज और टैरिफ एंड बाय प्लेसिंग क्वांटिटी कोटास ऑन इंपोर्ट। तो फर्स्ट थिंग ये था कि इनिशियल फेज में जब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको कहीं ना कहीं फॉरेन जो कंपटीशन था उससे उन्हें प्रोटेक्ट करना था। तो इसके लिए उन्होंने फर्स्ट थिंग तो ये करी कि टैरिफ जो था हाई इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाया, एंड सेकेंड थिंग उन्होंने जो क्वांटिटीज कोटा था उसको प्लेस किया इंपोर्ट के लिए, ऑन इंपोर्ट्स। तो इसके अंदर अगर हम टैरिफ की बात करते हैं तो टैरिफ आर अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। ये टैक्स होता है, इट्स मेक गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूजेस। तो इसमें क्या था कि जब टैरिफ लगता है तो कोई भी जो गुड्स होती है वो जब इंपोर्ट हो जाती है तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है, तो इसलिए लोग उसको ज्यादा उसका अमाउंट होने की वजह से, ज्यादा कॉस्ट होने की वजह से उसका यूज करना छोड़ देते हैं। सेकेंड है आपका कोटास, ये स्पेसिफाई करता है कि नंबर ऑफ गुड्स कितनी होगी जो इंपोर्ट हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका जितना मन करे उतनी गुड्स यहाँ पर इंपोर्ट्स हो जाएं। तो इसलिए ये दो पॉलिसीज थी ट्रेड की जो क्या गवर्नमेंट लेकर आई थी। एंड इसके आगे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि जितने भी पॉलिसीज बनाई उन सबका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। तो फर्स्ट थिंग है द proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 11.8% in 1950-51 to 24.6% in 1991। तो इसमें यह था कि जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो क्या 11.8% से बढ़कर 24.6% तक चला गया। कब 11.8 जो था वो आपका 1950 से लेकर 1951 तक था उस ईयर में। एंड जब हमने एंड तक काउंट किया था, क्योंकि इस चैप्टर में 1990 तक है, तो 1990 टू 91 जितना भी रहा वो 24.6% पहुंच गया। देन सेकेंड थिंग द 6% annual growth rate of the industrial sector during the period in commendable। तो इस टाइम पे प्रॉपर क्या थी, ग्रोथ रेट जो थी आपकी 6% पहुंच गई थी एनुअली। एंड नो लॉन्गर वॉज इंडियन इंडस्ट्री रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट। अब क्या है कि जो इंडियन इंडस्ट्री थी जो स्टार्टिंग में किस पे थी, जूट और कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर ही डिपेंड थी, तो अब ऐसा नहीं था। अब क्या चीजें चेंज हो गई थी। इनफैक्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990, डाइवर्सिफाइड हो गया था एंड लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर। एंड देन उसके बाद द प्रमोशन ऑफ SSI gave opportunities to those people who did not have the capital to start large firms to get into the business। और जो SSI का जो पॉलिसी था उससे क्या हुआ कि जिन लोगों के पास ज्यादा कैपिटल अवेलेबल नहीं था, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक लार्ज फर्म बना पाए या फिर स्टार्ट कर पाए, तो उनको भी मौका मिला SSI के थ्रू इस बिजनेस में आने का। देन उसके बाद है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज इन एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर विच अदरवाइज कुड नॉट हैव अ डेवलप्ड। और इसके आगे क्या था कि जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था फॉरेन कंपटीशन से, तो इस वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वहां पर इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी क्या ग्रोथ हुई, वहां पर भी डेवलपमेंट हुआ। और जिस वजह से क्या पॉसिबल हो पाया, क्योंकि अगर फॉरेन कंपटीशन से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होती तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती। देन आगे हम बात करते हैं सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस बना सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में। कि स्टार्टिंग में जब हमने ये 5 ईयर प्लान्स की जब स्टार्टिंग हुई थी, जब इनकी प्लानिंग चल रही थी, उस टाइम पे क्या कंडीशन थी पर्टिकुलर सेक्टर्स की, एंड आफ्टर दैट 1990 में क्या सिचुएशन बनी जा करके। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट हमारा था एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी जो थी 59.0, मतलब जो जीडीपी में जो रोल
ग्रोथ था इसका 59 था, और वो आगे चल के 1990 में कितना 34.9 हो गया। एंड देन ऐसी तरीके से इंडस्ट्री सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में क्या था कि 13 था, 13.0, एंड ये आगे बढ़कर 24.6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम इतना ज्यादा डिपेंड थे उससे हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ आए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या जीडीपी को ग्रोथ दे पाए। देन उसके बाद हम करते हैं सर्विस सेक्टर की बात। तो सर्विस सेक्टर के लिए उस टाइम पे था वो 28 था, एंड यहाँ पर आगे चल के 1990 में 40.5 हो गया। तो काफी अच्छा चेंज देखने को मिला कि इस तरह से क्या डिफरेंट जितने भी आपके सेक्टर थे उनका कंट्रीब्यूशन जो है उसमें रेशियो में काफी हद तक चेंज आ इन प्लानिंग। एंड सेकेंड थिंग है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स। तो जो महालनोबिस थे उनका जो फुल नेम था वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, एंड इनका जन्म 1893 इन कोलकाता। एंड इसके बाद इन्होंने अपनी स्टडीज प्रेसिडेंसी कॉलेज से कंप्लीट की, एंड इसके बाद ये गए इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो स्टैटिक्स सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा था, और वो इंटरनेशनल फेम पर लेकर आया इनको। इन 1946 ही वाज मेड अ फेलो मेंबर ऑफ ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी। तो वहाँ की जो ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी थी वहाँ के ये मेंबर बने। एंड अब हम बात करते हैं कि इनका इंडियन प्लानिंग के अंदर ये आर्किटेक्ट कैसे बने। तो इसका रीजन ये है कि इन्होंने स्टैब्लिश किया था इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ISI, और ये कोलकाता के अंदर किया था, और इन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया था उसका नाम था संख्या। एंड सेकेंड थिंग, इनका जो 5 इयर्स प्लान थे उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, और इनके लिए जो सेकंड हमारा प्लान था 5 ईयर जो इंडस्ट्रियल बेस थे उसमें ये इनका कंट्रीब्यूशन एज अ लैंडमार्क, वहां पर ये लैंडमार्क बन गए थे हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान का जो इंडस्ट्रियल बेस थे। ओके, देन आगे हम कंटिन्यू करते हैं इन दी एंड कि कंक्लूजन क्या रहा हमारा ओवरऑल, कि जो 5 ईयर प्लान्स थे उन सारी चीज़ों का, एंड हमारा जो एग्रीकल्चर के अंदर 5 ईयर प्लान्स रहे, एंड उसके बाद सेकेंड हमारा 5 ईयर प्लान रहा इंडस्ट्रियल बेस। तो वो सारा कंक्लूजन क्या निकला इन दी एंड, फर्स्ट वन इज आर इंडस्ट्रीज बिकम far more diversified compared to the सिचुएशन एट द इंडिपेंडेंस। तो जो सिचुएशन थी हमारी इंडिपेंडेंस टाइम पे हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री की वो बहुत ही नैरो थी, और अब क्या हो गई वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो गई है। एंड देन इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। और सबसे मेन चीज थी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे क्या था कि हम इतने ज्यादा डिपेंड थे अदर कंट्रीज के ऊपर, इवन फूड प्रोडक्शन तक हम खुद से नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गई थी, और इसका थैंक्स पूरा का पूरा आपको जाता है द ग्रीन रिवोल्यूशन, क्योंकि जो जो द ग्रीन रेवोल्यूशन था उससे एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली। एंड देन थर्ड वन है लैंड रिफॉर्म रिजल्टेड इन एबोल्यूशन ऑफ द हेटेड जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम है उसको हटा दिया गया था क्योंकि लैंड रिफॉर्म वाली पॉलिसी के थ्रू। देन एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ in the name of self reliance. Our producers were protected against foreign competition, and this did not give them the incentive to improve the quality of goods that they produce. देन उसके बाद एक्सेसिव गवर्नमेंट जो रेगुलेशन था उससे क्या हुआ कि जो सेल्फ रिलायंस मिला इंडिया के अंदर वो काफी अच्छा था। देन जो एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन था उसने ग्रोथ के लिए तो काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि हमें प्रिवेंट किया किससे, जो हमारी फॉरेन सेक्टर से कंपटीशन, जो हमारा फॉरेन से कंपटीशन था उसको। बट इसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि जो हमारे खुद के जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अपनी गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया, जस्ट बिकॉज जो भी वो बनाते थे वो हमेशा सेल होता था। देन लास्ट वन आर पॉलिसीज वर inward oriented, so we failed to develop a strong export sector. एंड लास्ट वन क्या था कि जो हमारी जितनी भी पॉलिसीज थी वो सब थी इनवर्ड ओरिएंटेड थी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे वर्क कर रही थी। तो इसलिए हम एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर को डेवलप नहीं कर पाए। बस यहाँ तक हमारा ये कंक्लूजन, यहाँ पर आपके इस चैप्टर का एंड होता है। सो थैंक यू टू ऑल।